हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम आज कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं हम, जिसमें हमने जान लिया कि एटम के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। उसमें शेल्स होते हैं, शेल्स में सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब ये तो हमें पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन जो क्या बोलना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से है। ठीक, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है कि बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और जो बाहर का एरिया है, ठीक, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जो है उसमें शेल्स हैं। उस शेल्स में कौन प्रेजेंट है? सब शेल्स। उस सब शेल्स में कौन प्रेजेंट है? ऑर्बिटल्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक, इतना तो हमें क्लियर हो गया था। अब ये भी जानना था कि ऑर्बिटल्स पता चल गया, सब पता चल गया कि स्ट्रक्चर कैसा है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ हमारे जो इतने सारे एलिमेंट्स हमने डिस्कवर कर लिए, उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी में 10 है, किसी में 25, किसी में 100 तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को उन सब शेल्स के ऑर्बिटल्स में कैसे फिल किया जाए, किस तरह से उन्हें ऑर्बिटल्स में करें, फिर कैसे वो सब शेल कंप्लीट होगा, कैसे वो शेल कंप्लीट होगा। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था, तो इसे भी बताया गया। इसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, 3-4 रूल्स। तो उसके पहले हम देखते हैं रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखा है s p d और f, तो ये s p d और f जो है वो शेल्स में, सब शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, डिफरेंट सब शेल्स है, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो उन सब शेल्स में इनकी एनर्जी कितनी होती है ये देखते हैं हम सबसे पहले। तो हमारा टॉपिक है रिलेटिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी अभी अब डिस्कस करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बेस्ड पर ही मैं आपको सिखा पाऊंगी कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है ऑर्बिटल्स में। ठीक, तो सबसे पहले हम एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि रिलेटिव एनर्जीज क्या होती है। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। एनर्जी levels for hydrogen and hydrogen like species। ठीक, तो ये पहला हम जो देख रहे हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हम पहले एनर्जी लेवल डायग्राम्स देख लेते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा कि के शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, फिर वहां पर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो क्लियर होगा। एनर्जी लेवल डायग्राम से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर इस डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट उसमें कौन सा शेल होता है? के शेल होता है। के शेल में वहां पर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है s, 1s। ठीक, 1s के बाद m शेल आता है। तो m शेल में यहाँ पर एक s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जो कि 2s और ये 2p ऑर्बिटल्स। ठीक, ये Kl। फिर आते हैं हम Kl m शेल में। तो यहाँ पर 3s, थ्री p और ये 3d ऑर्बिटल्स। ये स्ट्रेट लाइन में होगा 3d ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर ये KLMN। ये D और F।
कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 4s 4p 4d और 4f। तो ये होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स उनके ऑर्बिटल का, यानी उनके ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक शेल में, सेम शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जैसे कि के शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है तो 1s, उसकी एनर्जी इक्वल। यहाँ एल शेल में देखिए, एल शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, एक s और 3 p यानी 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सिमिलरली m शेल में यहाँ 3s का एक ऑर्बिटल, 3p के 3 ऑर्बिटल्स कितने हो गए 4, 4 और 5 9 ऑर्बिटल्स हैं, और इन 9 ऑर्बिटल्स, इन पूरे 9 के 9 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। लाइक यहाँ पर भी सेम इसी तरह n और n शेल के लिए भी वहां पर टोटल 4s 4p 4d और 4f के जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये हो गए 7 7 और 5 7 5 12 12 और 3 कितना हो गया 15 16 ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 16 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और उन 16 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए सेम सब शेल, सेम शेल में प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है, उनकी एनर्जी में कोई रिलेटिव डिफरेंस नहीं होता, बस n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी एनर्जी इंक्रीज होते जाती है, ठीक। जैसे यहाँ पर n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ के लिए n इज इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ n इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 4। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है उनकी एनर्जीज भी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। यहाँ पर जो एनर्जीज है डिफरेंट डिफरेंट सब शेल, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, n के वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, और n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रही है उनकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होते जा रही है। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, for hydrogen like species, या क्या लिखेंगे यहाँ पर, energies of orbital present in same shell आर इक्वल, ठीक। तो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है जो एक ही शेल में प्रेजेंट होते हैं उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो क्या होती है, सेम होती है, जैसे कि इसके लिए। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कि एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल depend on n, means principal quantum number. Principal quantum number, ठीक। ये 2 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में एक ही शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ सेम शेल आर इक्वल, क्लियर। एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगी जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो भी इंक्रीज होते चले जाएगी। अब हम देखते हैं ये तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, लेकिन हमारे पास तो जो सिस्टम है, जो इतने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से होगा, तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ पर अब कैसे किस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है ये देखिए।
ये हुआ 1s, ये 2s, ये 2p के 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे भी राउंड राउंड बना देते हैं। ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 4s, 3d, ये 3d हो गया। अब 3d के बाद क्या आएगा? 3d के बाद 3f, 3f होता है? नहीं, 3f नहीं। 3d के बाद आने वाला है यहाँ पर, ये हो गया 4s, अब आएगा 4p। ठीक, 4p के बाद आएंगे 5s, और 5s के बाद आएंगे 4f। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं कंटिन्यू क्यों नहीं लिख रही हूँ। ठीक, 4f 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 4f। 4f के बाद आता है 5p। ठीक, तो अभी तो फिलहाल इतना ही देखते हैं। इस साइड पर क्या है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी, और यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये 1s जो है वो किस शेल में? के शेल में प्रेजेंट होता है। 2s और 2p किस शेल में प्रेजेंट होता है? एल शेल में प्रेजेंट होता है। 3s, 3p और ये 3d ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एम शेल में प्रेजेंट होते हैं। 4s, 4p और 4f ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एन शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये आपको अभी तुरंत समझ आ जाएगा। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जीज जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, एक ही शेल में प्रेजेंट। ठीक, एक ही शेल में प्रेजेंट जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही शेल में प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही शेल के लिए एन की वैल्यू सेम होती है एक ही शेल में, बट एल की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक, जैसे कि मैं सेकेंड शेल के लिए लूं, तो सेकेंड शेल के लिए मेरे पास एन की वैल्यू तो सेम है, एन की वैल्यू 2 ही है इन दोनों के लिए, बट यहाँ पर एल की वैल्यूज, ठीक, एल की जो वैल्यूज होंगी वो मेरे पास कितनी आएंगी? 0 और 1, यानी एक एस सब शेल होगा और एक पी सब शेल होगा। और इस एस सब शेल के लिए एनर्जी जो होती है वो मैंने आपको बताई थी, वो कम होती है, पी की ज्यादा होती है, फिर डी की, देन एफ की होती है। तो यहाँ पर एक ही शेल में प्रेजेंट जो डिफरेंट डिफरेंट सब शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर उन सब शेल्स में प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो जाती है। यानी कि देखिए मैंने यहाँ 2s को नीचे बनाया है, फिर 2p को इसके ऊपर बनाया, मतलब 2s एनर्जी, 2s जो लेवल है, 2s जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है, और 2p जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है। फिर हम पहुंचे थर्ड शेल में। थर्ड शेल में n इज इक्वल्स टू 3, तो n इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर l की मेरे पास कितनी वैल्यू आएंगी? 0, 1 और 2, यानी कि एक s सब शेल, एक p सब शेल और एक d सब शेल। तो ये 3s की एनर्जी कम, 3p की उससे ज्यादा, और 3d की और ज्यादा। ठीक, तो यहाँ पर एक ही शेल में प्रेजेंट, ठीक, सेम शेल में प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेम शेल में जो सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जीज जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है। जैसे कि यहाँ पर 3s की कम, 3s, 3p और 3d तीनों ही किस में प्रेजेंट थे? n इज इक्वल्स टू 3 में। तो इनकी जो एनर्जीज होगी, इन सब शेल्स की एनर्जी जो होगी s, p और d की डिफरेंट डिफरेंट होगी। s की एनर्जी कम होती है, p की उससे ज्यादा होती है और d की और ज्यादा होती है। फिर हम आए फोर्थ शेल में। फोर्थ शेल में n इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू 4 के लिए मेरे पास कितने सब शेल्स आएंगे? 0, 1, 2, 3। ठीक, 0, 1, 2, 3 यानी s, p, d, f सब शेल। अब s में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 सब शेल्स हैं, इन 4 सब शेल्स की
तो इन चारों सबशेल्स की एनर्जी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। जैसे देखिए 4s की एनर्जी कम है, फिर 4p की 4s से ज्यादा हो गई, इसके बाद 4d अभी 1 मिनट 4f 1 मिनट 5s 4d हम बनाना भूल गए क्या? ये सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर ये पहले 4d आएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पहले 4d, उसके बाद 4f बाद में आता है, ठीक। तो 1 2 3 4 5, तो 5s के बाद कौन आया? 4d के बाद और उधर आगे जब मैं बनाऊंगी तो वहां पर आएगा 4f, ठीक। 5p के बाद यहाँ पर 6s आता है, 6s, और 6s के बाद आता है यहाँ पर 4f। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक ही शेल में जो सब शेल प्रेजेंट है, उन सब शेल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, और उस एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से उन ऑर्बिटल्स की, मतलब s ऑर्बिटल की एनर्जी, p ऑर्बिटल्स की एनर्जीज भी डिफरेंट होती। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे कि ये 2p सब शेल है, इस 2p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। एक ही शेल में जो सब शेल प्रेजेंट होंगे, यानी s p d और f सब शेल, उसकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी, ठीक। लेकिन उस सब शेल में जितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी सेम होंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे 3p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, तो इन 3p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। यहाँ पर जैसे कि 3d में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 3d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो इन 3d सब शेल के जो 5 ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी सेम होंगी, ठीक। तो जो सब शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, उस किसी भी एक सब शेल में जितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक। तो यहां पर देख सकते हैं हम कि फॉर अ सेम वैल्यू ऑफ n, ठीक, n की सेम वैल्यू के लिए l की डिफरेंट वैल्यूज हैं और उसके अकॉर्डिंग एनर्जीज भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर सेम वैल्यू ऑफ, इसके हम क्या लिख सकते हैं? फॉर same value of n, L is different and as value of L increases, as value of L means azimuthal quantum number increases, energy of orbitals increases, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि n is equals to 3 के लिए, ठीक, जब n is equals to 3 तो L is equals to कितना है हमारे पास? 0 1 और 2, तो L के 3 वैल्यूज है, तो L is equals to S के लिए 0 के लिए S और S सब शेल, इसके लिए P, इसके लिए D। तो यहाँ पर जो 3s सब शेल होगा, उस 3s सब शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उसकी एनर्जी कम होगी। फिर उसके बाद 3p ऑर्बिटल, 3p सब शेल, उस 3p सब शेल में जो 3 3p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उन 3p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो 3s से ज्यादा होगी, ठीक। फिर यहाँ आया इसके बाद 3d सब शेल में 5 d ऑर्बिटल्स होंगे, उन पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस 3p और 3s से ज्यादा होगी। तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, L इज डिफरेंट, तो L की वैल्यू डिफरेंट होती है, एंड एज वैल्यू ऑफ L इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, या एनर्जी ऑफ सबशेल इंक्रीजेस, और सबशेल की एनर्जी इंक्रीज हुई मतलब उन ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि जो S और P ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी सब शेल के S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखते हैं, एनर्जी डिफरेंस, ठीक। तो एनर्जी डिफरेंस हम फर्स्ट देखते हैं S एंड P के बीच में। तो S और P के बीच में देखिए, ये S ये P, ये S ये P,
ये S ये P, मतलब उनके बीच इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो S और P के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? स्मॉल। सेकेंड, P ऑर्बिटल एंड D ऑर्बिटल के बीच देखते हैं। तो P और D के बीच देखिए, यहां प्रेजेंट है 3P और यहां प्रेजेंट है 3D। तो 3P और 3D में देखिए एनर्जी डिफरेंस कितना है? ज्यादा है। अगर हम n की वैल्यू और इंक्रीज कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 4P। 4P और 4D इनके बीच भी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो 4P और D के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, तो एनर्जी बिटवीन P एंड D इज मोर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं D एंड F ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो D और F ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा 4D एंड 4F ऑर्बिटल। 4D कहां पर है? ये 4D और ये रहा 4F। ये इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 4D और 4F। D और P और D के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है। तो D और F ऑर्बिटल्स के बीच का जो D और F ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, ये हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा इसके लिए, ये सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? सम ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लगा होगा। सम ऑर्बिटल्स belonging to lower energy shell are present in higher part। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक, तो आपको आपने देखा होगा कि मैंने पहले क्या लिखा? पहले 3S लिखा, 3P लिखा। 3P के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए था? 3D, लेकिन मैंने 4S लिखा। तो जो 4S एनर्जी लेवल है वो हायर एनर्जी लेवल से बिलोंग कर रहा है, बट वो लिखे कहाँ हम लोग उसको? नीचे में। और जो लोअर एनर्जी लेवल था यानी कि 3D, वो कहाँ चले गया? ऊपर। तो उसी को लिखा है कि सम ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू लोअर एनर्जी शेल आर प्रेजेंट इन हायर पार्ट। देखिए यहां पर कहाँ गया ये? तो ये वाला, जैसे कि यहाँ 3S 3P, उसके बाद ये 3D जो कि लोअर शेल से बिलोंग कर रहा है, यानी थर्ड शेल से बिलोंग कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको 4S के ऊपर लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो 3D की एनर्जी होती है वो 4S से ज्यादा होती है। इसी तरह आप यहाँ देख रहे होंगे 4P के बाद आना चाहिए था 4D को, लेकिन मैंने 5S को लिख दिया और 4D को और उसके ऊपर पे लिखा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 4D उसकी एनर्जी ज्यादा है 5S से। ठीक, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर of energy of different orbitals। ठीक, तो जो 1s ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2s ऑर्बिटल, फिर 2s के बाद 2p, उससे बड़ा, 2p से ज्यादा बड़ा कौन? 3s का एनर्जी। 3s से ज्यादा एनर्जी किसकी? 3p की। 3p से ज्यादा एनर्जी किसकी? 4s की। 4s से ज्यादा 3d। 3d से ज्यादा एनर्जी किसकी आ जाएगी? 4p की होती। 4p से जो ज्यादा एनर्जी होता है उस 5s। 5s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 5s से ज्यादा एनर्जी होगी 4d की, और 4d से ज्यादा एनर्जी होगी 5p, और 5p से ज्यादा एनर्जी 6s, और 6s से ज्यादा एनर्जी 4f। इसके आगे भी है,
वो मैं अभी आपको जब ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ाऊंगी तब वहां पे बताऊं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स देख लिया आपने। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होती है उनके लिए एक ही शेल में जो प्रेजेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी एनर्जी इक्वल होती है। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वहां पर सेम शेल में प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सेम शेल में जो सब शेल प्रेजेंट होते हैं, उस सब शेल के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, यानी सब शेल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, क्योंकि सब शेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट तो उसकी भी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। और फॉर अ सेम वैल्यू ऑफ एल एन एल उसके पास बहुत डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल, एंड एज द वैल्यू ऑफ एल इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। और जैसे जैसे सेम सब शेल के लिए सेम शेल के लिए एल की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, एनर्जी भी इंक्रीज होते चले जाती है। दूसरा हमने देखा कि जो एस और पी के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो कम होता है, पी और डी के बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, और डी और एफ के बीच का एनर्जी डिफरेंस और भी ज्यादा। हमने ये भी देखा कि कुछ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो जो कि लोअर एनर्जी लेवल से बिलोंग करते हैं, बट उनको मैंने हायर पार्ट में लिखा, ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। फिर हमने देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी लेवल्स का। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि 4s को पहले लिखना है, 3d को बाद में लिखना है, या इसकी एनर्जी ज्यादा इसकी एनर्जी कम। तो इसके लिए आया एक रूल, N+L रूल और बोर्स-बरीज रूल्स। तो ये डिस्कस करते हैं हम। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि एनर्जीज हम कैसे पता करते हैं किसी ऑर्बिटल की। तो यहाँ चलते हैं हम बोर्स-बरीज रूल में। तो ये है बोर्स-बरीज रूल, जिसे N+L का रूल भी बोलते हैं। हमने क्वांटम नंबर सीखा, अब क्वांटम नंबर का यूज देखिए यहाँ पर होने वाला है। तो द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल कैन बी प्रिडिक्टेड with the help of N+L rule also known as बोर्स-बरीज रूल। तो बोर्स-बरीज रूल्स के हेल्प से हम जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनकी रिलेटिव एनर्जी भी बता सकते हैं। कैसे? द ऑर्बिटल हैविंग लोअर N+L वैल्यू हैज लोअर एनर्जी। तो आपको जिन भी दो ऑर्बिटल्स के लिए देखना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा या किसकी कम, तो उसके लिए आप N+L निकालिए, मतलब उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसके एजिमुथल क्वांटम नंबर का सम कीजिए। सम करने के बाद जो भी दो ऑर्बिटल है वहाँ पर उन दोनों में से किसके लिए N+L की वैल्यू कम आती है, जिस भी ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4s ऑर्बिटल लिए, तो 4s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 4। अब यहाँ s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो s ऑर्बिटल मीन्स l की वैल्यू कितनी होगी? तो वहाँ पर l की वैल्यू होगी 0, तो N+L 4 + 0 = 4 हो गया। अब 3d ऑर्बिटल में देखते हैं, यहाँ पर L है, हाँ ये 1 नहीं है, ये N+L है, 1 नहीं, ओके। तो यहाँ पर 3d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी? 3। d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल मतलब कि l की वैल्यू कितनी? l कैसे निकालते हैं हम? 0 1 2 3, तो 0 मीन्स s, 1 यानी कि p ऑर्बिटल, 2 यानी कि d और sp_d f, और 3 है यानी कि f, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या 3d, तो d मतलब इसकी l की वैल्यू कितनी? 2, तो 3 + 2 5। तो इन दोनों में से किसके लिए N+L की वैल्यू कम आई? सिंस 4s के लिए, सिंस 4s ऑर्बिटल हैज लोअर N+L वैल्यू, इट हैज लोअर एनर्जी देन द 3d ऑर्बिटल। तो इसी वजह से मैंने जब वहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था तो 4s को नीचे लिखा था, उसके ऊपर पे मैंने 3d लिखा था, ठीक। एनर्जी लेवल डायग्राम मीन्स वहाँ पर हम क्या बना रहे थे? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे थे ऑर्बिटल्स को। तो 4s की एनर्जी जो होती है वो कम होती है किसके कंपेयर्ड में? 3d के कंपैरिजन में। ये हमने कैसे पता किया? N+L रूल के हेल्प से पता किया हमने, ठीक। अब ये तो हो गया कि जब n और l की वैल्यू डिफरेंट होगी, जब N+L की वैल्यू जो है किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट आ रही है, तो उस केस में तो हम पता कर लेंगे कि जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम है उसमें जो एनर्जी है वो भी कम है। अब अगर N+L की वैल्यू सेम आ गई तो क्या करेंगे? जैसे कि इसमें देखिए,
if two orbitals have n plus l value, if two orbitals have same n plus l value, then the orbital with lower value of n has lower energy. तो अगर हम दो ऑर्बिटल्स लेते हैं, उन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जानना चाहते हैं और उन दोनों ही ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो अब उस समय आप n की वैल्यू कंसिडर करेंगे और जिस भी ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी, छोटी होगी, लीस्ट होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी? लीस्ट होगी। ठीक, तो इफ टू ऑर्बिटल्स हैव n प्लस सेम n प्लस l वैल्यू, देन द ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल 4f एंड 5d, 4f और 5d। तो 4f के केस में देखिए n इज इक्वल्स टू 4 और l कितना हो जाएगा? 3। तो n प्लस l 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। 5d के केस में भी 5, n जो वैल्यू है मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, और d ऑर्बिटल यानी l की वैल्यू कितनी? 0 1 2 2, तो 5 प्लस 2 ये भी 7। तो दोनों ही ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ जा रही है, यानी कि 7 आ जा रही है। अब कैसे डिसाइड करें? तो अब आप n की वैल्यू कंसीडर कीजिए। तो इन दोनों में से n की वैल्यू लीस्ट किसके लिए है? 4f के लिए। तो n इज इक्वल्स टू 4f ऑर्बिटल। तो इनमें से कम एनर्जी किसकी होगी? लीस्ट एनर्जी किसकी होगी? 4f ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो लीस्ट होगी। क्लियर? तो सिंस 4f ऑर्बिटल हैज लोअर वैल्यू ऑफ n, इट हैज लोअर एनर्जी देन 5d ऑर्बिटल। इसीलिए जब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर 4f और उसके बाद ऊपर में 5d बनेगा यहाँ पे। क्लियर? इतना क्लियर? अब हम सीखते हैं, ये तो पता चल गया, एनर्जीज पता चल गई हमें ऑर्बिटल्स की कि ऑर्बिटल की एनर्जी हमें कैसे निकालनी है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाता है किसी ऑर्बिटल्स में। ठीक, तो उसके लिए भी हमारे पास 3 रूल्स हैं। ठीक, इन्हीं 3 रूल पर बेस्ड है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो एक ऑर्बिटल में आप सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे वो दोनों अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। ये किस तरह से बता रहे हैं कि जैसे कि ये एक ऑर्बिटल हो गया s, ये एक s ऑर्बिटल हो गया, तो इस s ऑर्बिटल में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी किसी भी ऑर्बिटल में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करेंगे? अपोजिट स्पिन में। ये जो एरो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का साइन है। ठीक, तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आप ऐसा भर देते हैं तो ये जो है वो इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। ठीक, तो फर्स्ट क्लियर है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और उन दोनों की स्पिन जो होगी वो अपोजिट होगी। इसे एक और तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एक और स्टेटमेंट है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव all the quantum number सेम। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो अपोजिट होगी। इसका एक और स्टेटमेंट ये भी होता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम, यानी किसी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक, क्या बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट? नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप किसी ऑर्बिटल लीजिए और उस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं होंगे।
ये हो सकता है कि n सेम हो जाए, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, m सेम हो सकता है। यानी स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये तीनों अगर सेम हो भी जाए तो जो s है यानी स्पिन क्वांटम नंबर, ये कभी भी सेम नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट के शेल में। के शेल यानी के शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, के शेल में कौन सा ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। उस 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एक, ये 2, तो 1s, ये 1s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये भी कहाँ प्रेजेंट है, n1s में प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू कितनी 1, l की वैल्यू कितनी 0, m कितना 0, s कितना हो जाएगा, ये अप डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इसकी स्पिन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, और जब क्लॉकवाइज होती है तो इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, हाफ। फिर देखते हैं फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये ऑरेंज वाले के लिए, तो यह भी तो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, तो n इज इक्वल्स टू 1, किस सब शेल में प्रेजेंट है, s सब शेल में ही प्रेजेंट है, तो वो 0, m की वैल्यू इसके लिए भी 0, और s देखिए यहाँ पर ये किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए s क्या होता है, -12। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर n, l और m दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीनों क्वांटम नंबर्स तो सेम होंगे, बट ये जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सेम नहीं हुआ। यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि किसी भी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे, और अगर n, l और m अगर सेम हो भी गए तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होगा ही। अगर आप अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए ले लेते, एक s एक p का ले लेते, तो भी चारों क्वांटम नंबर्स डिफरेंट ही आते। तो यही कहा गया है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम। तो किसी एटम में कोई भी आप 2 इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए, उनमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। ये 2 स्टेटमेंट थे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के। फर्स्ट क्या था कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन, विथ मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। और दूसरा स्टेटमेंट यानी कि या तो ये यूज कीजिएगा या ये यूज कीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं, ठीक है। कुछ बुक में ये वाला स्टेटमेंट दिया होगा, कुछ में ये। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल द क्वांटम नंबर्स सेम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो पता चल गया कि इतने सारे ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, तो एस में कितना, एक ऑर्बिटल, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, तो उसमें आप सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स है, तो 3 में सिर्फ एक में कितना फिल करेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। सो आई होप आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन के फिल करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक। ये है अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल का नाम है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने वाले हैं, वो है अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले तो ये वर्ड देख लेते हैं कि ये अफबाउ का मतलब क्या है। अफबाउ वर्ड, द वर्ड अफबाउ इज जर्मन, मीन्स उसका जर्मन्स में मीनिंग है बिल्डिंग अप, यानी बिल्डिंग्स अप, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते थे। एंड दिस रिलेट्स टू द बिल्डिंग अप फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। और ये यहाँ पर बिल्डिंग अप्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द प्रीवियस ऑर्बिटल्स इन increasing order of energies starting from the orbital of lower energies, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल क्या रहा है, एक बार देखते हैं।
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ग्राउंड स्टेट मीन जब वो नॉर्मल कंडीशन में, यानी जहाँ पर एन और एल की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ फिल होना चाहिए वो वहीं पर फिल हो रहे हैं, ठीक, हायर एनर्जी लेवल्स में नहीं जा रहे हैं। तो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स are added progressively to the various orbital in increasing order of energies starting from the orbital of lowest energy। तो आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में, ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उनको फिल करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है और उनमें से आप क्या करेंगे, आपके पास इतने सारे ऑर्बिटल्स, आप पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन भरा जाए, तो सबसे पहले आप लोअर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, और उस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भरते 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 आप हायर एनर्जी लेवल तक जाएंगे, ठीक। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करें, सबसे पहले आप लोअर एनर्जी लेवल में फिल करेंगे, उसके बाद आप बढ़ते 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 जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी लेवल्स में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसी होगी ऑर्बिटल्स में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में, ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी लोएस्ट में पहले भरेंगे, फिर लोएस्ट से जिसकी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा में, फिर थोड़े से करते करते आप हायर लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल कुछ इस तरह से 1s, फिर 1s से ज़्यादा 2s, फिर 2s। इसे आप याद कैसे रख सकते हैं या आप इसे बना कैसे सकते हैं? देखिए, एक सिंपल सा इजी सा डायग्राम है जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये किस तरह से बनता है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर आया 4s 4p 4d एंड 4f, फिर यहाँ पर 5s 5p 5d एंड 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p। ये लिख लिया। अब लिखने के बाद ये इस तरह से एरो बना लीजिए। ये एरो आप बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे। ये एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपसे ये डायग्राम क्लियर बनने लगेगा और इसी के हेल्प से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ये 1s, ये इस तरह से अब फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। कैसे फिलिंग होगी? सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1s का जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी होते हैं 1s ऑर्बिटल की, वो कम होती है, ठीक। तो 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 1s, उसके बाद कहाँ जाएंगे? ये 2s में आएंगे आप, ठीक। 2s के बाद कहाँ जाएंगे? 2s के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2p में, ठीक। 2p के बाद 3s, 3s से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 3p, 3p के बाद 4s, 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? 3d में। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 4p में, 4p के बाद इलेक्ट्रॉन्स 5p में जाएंगे एंड 5p के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4d में, ठीक। 4d के बाद इलेक्ट्रॉन 5p में आएंगे, 5p के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 6s में और 6s के बाद इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं 4f में। 4f के बाद इलेक्ट्रॉन्स 5d में, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। इतने होने के बाद 7s के बाद
इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 5f में, ठीक। 5f के बाद 6d में, 6d के बाद 7p में, और 7p के बाद 6f में। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जो है वो ईजिली कर सकते हैं। कहाँ भरना है? सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स में भरना है। तो यहाँ पर इस तरफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। तो सबसे पहले हम कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले हैं? सबसे पहले 1s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद ये 2s 2p, 2p के बाद ये 3s 3p, 3p से इधर आते जाएगा 3p 4s, 4s के बाद इधर गया 3d में, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से अगेन कहाँ चले गया? 4d में, 4d से वो फिर एरो किस तरफ आ रहा है? 4d में, 5p 6s, 6s से कहाँ चले जाएंगे हम? 4f में, 4f से 5d, 6p 7s, और 5f 6d 7p एंड देन 6f। तो इस डायग्राम की हेल्प से, इसकी हेल्प से आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। और ये आप बिल्कुल देखिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में, यहाँ पे देखिए जो कंफ्यूजन रहता था कि हम किस में पहले भरे 3fp और 4s में, वो आपको ध्यान रखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर वो पूरा अरेंज है कि किसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन। जैसे 3p में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 4s में, ठीक, फिर 4s के बाद 3d में भरना बताई थी मैं आपको। तो यहाँ पर ये अरेंज है, 3p में आएगा, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसमें? 3d में। क्लियर? आप वाउ प्रिंसिपल क्लियर? तो आप वाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जो है वो एनर्जी लेवल्स की, ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगी। इतना क्लियर? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। सेकेंड प्रिंसिपल बोला ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ मीन्स बिल्डिंग अप, यानी बिल्डिंग अप का मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल से लिया गया था। ये बिल्डिंग्स की तरह ही दिख रहे हैं ना आपको। तो ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में, ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में, उसके बाद आप धीरे धीरे करके हायर में जाते जाएंगे। और ये डायग्राम जो है ये तो बहुत ही हेल्प करेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये हुन्स रूल क्या है? तो ये हुन्स रूल जो है वो जनरली, ये हमें पता चल गया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, किन ऑर्बिटल्स में भरना है ये भी पता चल गया। अब उसी में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए है ये। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि वो तो जो हमें पता चला वो किसके लिए था? वो ऐसे डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज डिफरेंट होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक ही सबशेल में प्रेजेंट जो डी ऑर्बिटल्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पर 2p लिखा हुआ था, ठीक। इस डायग्राम में यहाँ पर 2p लिखा हुआ है, ठीक है। आप 2s के बाद 2p में भरिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस 2p में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है? 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो वहाँ आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? और वो 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मैंने बताया था जिनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इस 2p में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है? 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये जनरली ये सारे सबशेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट सबशेल, ये 2s सबशेल, ये 2p सबशेल। तो इस 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और उन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो अब वहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा देखते हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए एक रूल दिया गया हुन्स के थ्रू, और उसी को बोला जाता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक। तो दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, वहाँ पर अब फिल कैसे किया जाए। तो यहाँ पर फिलिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग इन p-d-f orbital cannot occur until each orbital of a given subshell contains 1 electron each or is singly occupied।
तो पी डी एस ऑर्बिटल में तो आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, यानी एक भरे एक के बाद जस्ट दूसरा वहाँ पे भरना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ही आप आगे के एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब पी डी और एफ के केस में क्या होगा, अब पी डी और एफ में, टी के केस में 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक। तो सपोज आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे फिल करेंगे, आप तीनों इलेक्ट्रॉन्स को पहले एक एक करके हर एक ऑर्बिटल में फिल करेंगे। सपोज आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। सबसे पहले आपको जितने भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उस सब शेल जो सेम एनर्जी के हैं, जैसे कि ये पी सब शेल का पी ऑर्बिटल है, 3 पी ऑर्बिटल है, तो इस तीनों पी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो सबसे पहले आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन, उनको आप एक एक करके भरिए, ठीक। पहले आप उनको हाफ फिल्ड कीजिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और वो भी पैरेलल स्पिन में होना चाहिए, ठीक। एक एक इलेक्ट्रॉन। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब ये तीनों फिल हो गए, अब इसके बाद और जगह तो नहीं बचा, आगे और ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है, तब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी में जाके पेयर होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग इन पी डी एफ ऑर्बिटल कैन नॉट ऑकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सबशेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो तब तक यहाँ पी ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि उस पी शेल के तीनों ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। जितने ऑर्बिटल्स उस सब शेल में प्रेजेंट हैं, एक सब शेल में जितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है उन सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए। जब एक एक इलेक्ट्रॉन डल जाए, अब और इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जब वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग होगी, ठीक। आप ऐसा इस तरह से फिल करेंगे, आप ऐसा फिल नहीं कर सकते कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया और यहाँ एक, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक। आप कभी भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, जैसे कि ये डी ऑर्बिटल के केस में देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ डी ऑर्बिटल में फिल करने के लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले आप उन 5 डी ऑर्बिटल्स में, डी सबशेल उसके 5 डी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम है, तो उन 5 डी ऑर्बिटल्स के लिए आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब इसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल, 7 यहाँ पर और 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों बोला जाता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यानी कि वहाँ पर जो स्पिन है, ठीक। तो यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों बोला गया, देख समझते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब। तो यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो टोटल स्पिन आ रहा है, टोटल स्पिन यानी कि जो यहाँ देखिए, जैसे कि पी ऑर्बिटल लेते हैं, इस पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए तीनों का सेम डायरेक्शन में, तो टोटल स्पिन कितना आ जाएगा, +½ +½ +½ कितना आ गया, 1 2 3 3/2। अगर हम इलेक्ट्रॉन को कैसा फिल कर देते हैं, 1 ये एंटी पैरेलल, तो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए स्पिन +½ और जब वो नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, तो स्पिन कितना हो जाता है, -½ +½ तो ये प्लस माइनस कैंसिल, कितनी आ जाएगी मल्टीप्लिसिटी, ½ अगर आपके अकॉर्डिंग आप सभी जैसे फिल करते हैं गलत, ऐसा फिल कर दें, तो उस समय में मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए -½ और इसका +½ फिर कैंसिल हो गया। तो इन तीनों ही केस में जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है यानी कि मैक्सिमम स्पिन, टोटल स्पिन किस केस में आ रही है, फर्स्ट केस में, जब हमने इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया तीनों ऑर्बिटल्स में, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल करना है, इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले हम फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो स्टार्ट होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप, जितने ऑर्बिटल्स वहाँ प्रेजेंट है, एक सब शेल में जितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो उन 3 ऑर्बिटल में पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब उस 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब आप चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कहाँ करेंगे, नेक्स्ट ऑर्बिटल। इतना क्लियर आपको, चलिए
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर से अब यहाँ हम चालू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं हम। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको याद होगा कि जब आप 9th क्लास में थे तो KLM शेल में आप लिखते थे 2 7 2 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, या 2 8 8 ऐसा कुछ लिखते थे ना। तो वैसे ही SPDF के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा जाता है। तो उसे लिखते कैसे हैं, तो इसके लिए सिंबल यूज होता है N L X। N मीन्स उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या बताएगा, उसका सबशेल, L जो है वो उसके सबशेल को बताएंगे, और ऑर्बिटल्स को बताएंगे, सबशेल और ऑर्बिटल। ये बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो इस तरह से उनका जो बोलना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। सबसे लोअर किसकी होती है, 1s की। ये 1 उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं। s कहाँ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल को, और उस सब शेल के s ऑर्बिटल। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, एक। तो 1s1, ये हुआ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब सेकंड देखते हैं हीलियम के केस के लिए। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल यानी कि 1s में। ये 1s, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और अभी भी यहाँ पर एक जगह खाली है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, इसी में। तो 1s2, ठीक, 1s2। तो हीलियम का किस जगह पे है, फर्स्ट शेल में, s सब शेल में के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। ठीक, हम भरना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिल करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम फिल करना स्टार्ट करेंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से। तो 1s लोअर एनर्जी ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक, अब नेक्स्ट है थर्ड, लिथियम। लिथियम के केस में लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम के लिए कैसा हो जाएगा, पहले तो 1s में जाएगा, 1s के बाद कौन सा आता है, 2s आता है। ठीक, तो 1s कितने इलेक्ट्रॉन से, 3। तो सबसे पहले 1s में फिल करते हैं, 1 2, ये कंप्लीटली फिल हो गया 1s ऑर्बिटल। अब एक इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में, क्योंकि 1s में और जगह खाली नहीं थी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 1s2 2s1। नेक्स्ट हम देखते हैं लिथियम के बाद बेरिलियम का। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहाँ जाएंगे, सबसे पहले 1s में, 1s के बाद कहाँ, 2s में। ये 1 2, ये फिल हो गया, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा भी कहाँ आएगा, इसी 2s में। ये दोनों ऑर्बिटल्स फिल हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना, 1s2 2s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2। इसके बाद आता है फिफ्थ, ये हो गया बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। ठीक, ये बोरॉन हो गया। अब बोरॉन में कैसे भरेंगे, ये पहले सबसे शुरू लोअर से स्टार्ट करना है, 1s से 2s, और यहाँ पे आ जाता है अब 2p। ये 1s 2s और 2p। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो सबसे पहले s में फिल कीजिए, 1 2, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑर्बिटल्स तो फिल हो गए 1s और 2s के। अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, 2p
p में जाएगा। तो ये एनर्जी के ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 1s जिसकी एनर्जी कम थी, फिर 2s में फिल किया, फिर 2p में फिल किया। ठीक, उसके बाद अब आते हैं कार्बन में। तो यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये होता है px py और ये pz। तो यहाँ पर आप इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1s2 2s2 2px1। ओके, कार्बन के में देखते हैं। सबसे पहले 1s में फिल होगा, फिर 2s, फिर 2p में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ। इतना क्लियर? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। और इसको आप कैसा लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2px1 2py1, क्योंकि यहाँ ये px py, तो px में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। py में कितना है? 1। तो उसको भी वैसा भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट अब आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1s से, 2s 2p। तो यहाँ सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कैसा लिखेंगे हम? 1s2 2s2 2p3। ठीक, इस तरह से यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है, और साथ ही हुंस रूल भी फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन भरे p ऑर्बिटल में। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एटम जो आएगा, उसके बाद उसके लिए पेयरिंग। जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, सबसे पहले 1s में, फिर 2s, देन 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यहाँ फिफ्थ 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब कहाँ जाएगा? यहाँ जगह खाली है ना पेयरिंग के लिए, तो अब वो जाएगा 8th इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा 2p ऑर्बिटल में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4। इसका ये वाला लिखना भूल गए थे ना, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। इसके केस में क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz, नहीं सॉरी 2py कितना है? 1, 2py1 और 2pz1। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं ऑक्सीजन के बाद। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन 9। तो फ्लोरीन में सबसे पहले 1s में, देन 2s में, देन 2p में। 1s2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हो गया कितना? 2s2 2p5। ठीक, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? 2px2 2py2 और 2pz1। फिर आता है नियोन। नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10। 1 2 3 4। ये 1s है, ये 2s, ये 2p। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2p6। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो
आई होप आपको ये इतना इलेक्ट्रॉन्स फिल करना समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ हम इसके आगे की जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी सोडियम, फिर उसके बाद स्कैंडियम, तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।